नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी प्रतिनिधित्व के बारे में, तो जिसमें हमने प्रतिनिधित्व के मॉडल पढ़ लिए थे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। तो वैसे प्रतिनिधित्व हमने देख लिया था, प्रतिनिधित्व क्या होता है। और अब बात करें अगर शासन प्रणालियों की, तो देखो प्रत्येक देश में शासन प्रणालियां क्या है, अलग अलग है। कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं गणतंत्र है, कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहीं संसदीय प्रणाली है, कहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक देश ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के या अपने हिसाब से क्या है, अलग अलग जो शासन प्रणालियाँ वो क्या है निर्धारित कर रखी है। तो अब शासन प्रणालियाँ अलग अलग हैं, तो जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार से होगा। तो इन्हीं प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है वो मोटा मोटी 4 प्रकार हैं। जैसे मॉडल थे 4 प्रकार के, उसी प्रकार से प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है वो 4 हैं। जिसमें जो पहला आता है वो आता है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अगर इसके समर्थकों की बात करें तो थॉमस हॉब्स और हैमिल्टन। तो देखो याद रखना तो देखो बिल्कुल आसान है इसको, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत को कैसे याद रखेंगे। एक ये बड़ा फेमस ब्रांड है मिल्टन, और मिल्टन का नाम लेते ही अपने सामने सीधा सा क्या आता है, थर्मस आता है मिल्टन का। तो थर्मस में चाहे गर्म पानी डाल दो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डाल दो ठंडा रहेगा। ना तो कोई क्रिया होती है ना ही कोई प्रतिक्रिया होती है, उनमें मतलब बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं होती है। तो ये मिल्टन से याद रह जाएगा, मिल्टन से कि कौन सा सिद्धांत है, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। और अब बात आती है थॉमस हॉब्स की। तो थॉमस हॉब्स जहाँ आ गया वहाँ सीधा सा ही क्या है, ये राजतंत्र आ गया, क्योंकि राजतंत्र का ये क्या था, कट्टर समर्थक था। हमने हॉब्स का जो वीडियो देखा था पुराना, जो सामाजिक समझौता है, जो विचारकों की वीडियो में देखे थे, ये थॉमस हॉब्स चार्ल्स द्वितीय का जो शिक्षक था, और ये तो क्या था, राजतंत्र का कट्टर समर्थक था। तो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है वो किसका समर्थन करता है, राजतंत्र का समर्थन करता है। अब राजतंत्र आ गया, सीधी सी बात है, राजतंत्र आ गया। यहाँ देखो राजतंत्र का समर्थन, तो राजतंत्र का तो मतलब ही क्या होता है, निरंकुश। तो निरंकुश तंत्र का समर्थन ये करता है कि राजा है, राजा ही सर्वे सर्वा है। इनका ये कहना था थॉमस हॉब्स और हैमिल्टन का कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, इनमें जो काम करने वाले हैं वो उच्च विचारों के होते हैं। भाई बड़ा दिमाग लगता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि शासन प्रक्रिया में जो जनसाधारण की भूमिका नहीं होनी चाहिए, शासन पर यानी जनसाधारण की भूमिका को एकदम क्या करते हैं, ये नगण्य करते हैं प्रतिक्रियावादी सिद्धांत में। क्योंकि थॉमस हॉब्स सीधा सा ये है, राजतंत्र का समर्थन है तो राजा को समर्थन ये देगा ही देगा। तो ध्यान रखें, राजतंत्र का समर्थन है तो निरंकुशवादी अपने आप हो गया, और जो आम जनता है उसकी शासन में सहभागिता के बारे में क्या करते हैं, मना करते हैं। इनका ये कहना है कि ये जो शासक वर्ग है यही जनता का सर्वोत्तम हितैषी होता है, यही उसकी भलाई कर सकता है। अगर जनता तो क्या, जनता तो अनपढ़ मूर्ख है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े दिमाग वाले चाहिए होते हैं। तो एक सिद्धांत हो गया प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, और दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वो आता है रूढ़िवादी सिद्धांत। रूढ़िवादी सिद्धांत, समर्थकों की बात करें तो एक तो एडमंड बर्ग और एक जेम्स मेडिसिन। ये कल वाले वीडियो में इसको पढ़ना, भाई बर्ग है, ये वो बर्ग लिख दिया था शायद, बर्ग है एडमंड बर्ग। तो रूढ़िवादी सिद्धांत, तो इसको देखो याद कैसे करें। अपने जो रूढ़िवादी कौन है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो बूढ़ों से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्ग। और बूढ़ों को ही मेडिसिन की यानी दवाइयों की जरूरत किसको पड़ती है, बूढ़ों को ही पड़ती है, यानी मेडिसिन बूढ़ों को ही लेनी पड़ती है। भाई जवान है उसको तो क्या जरूरत है दवाइयों की। तो मेडिसिन किसका समर्थक है, रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थक है। ये हमने कल मॉडल में भी पढ़ा था, जो ट्रस्टीशिप मॉडल है वो भी किसका दिया हुआ था, एडमंड बर्ग का ही दिया हुआ था।
तो देखो यहाँ एडमंड बर्ग और जेम्स मेडिसन क्या कहते हैं, ये जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग व उच्च वर्ग, इनको क्या करते हैं, वही शासन प्रक्रिया कौन चलाएंगे, ये चलाएंगे। और जनता को देखो ये सहभागिता इस प्रकार से देते हैं कि भाई आपको जो चुनाव करना है, जो जनप्रतिनिधि यानी जो प्रतिनिधित्व आपका कर रहे हैं, तो उनका जो चुनाव करना है वो किस में से करना है, जो कुलीन वर्ग है या जो उच्च वर्ग है उसी में से ही आपको क्या करना है, इनका चुनाव करना है। तो इनमें से चुनाव करना है। तो मान लो कोई कुलीन वर्ग में, अब राजतंत्र में तो क्या एक ही राजा है, जो है वो है, कोई चेंजमेंट नहीं है, चाहे 5 साल हो 10 साल हो। इनमें क्या है, 5 साल बाद जनता के पास वापस फिर मौका आ सकता है कि भाई इनको क्या है, थोड़ा डर भी रहता है। भाई मान लो कुलीन वर्ग में मान लो 1000-2000 आदमी हैं, तो उनको डर भी रहता है कि इस बार मान लो अपने को जिता दिया तो अगली बार 5 साल बाद हो सकता है जनता किसी दूसरे को नियुक्त कर दे। लेकिन यहाँ तो कोई प्रक्रिया नहीं है राजतंत्र में। तो राजतंत्र में तो जो है वो है, यानी रूढ़िवादी सिद्धांत क्या कहता है कि कुलीन वर्ग व उच्च वर्ग से ही क्या है, शासन प्रक्रिया में जो भागीदारी निभाएं उनका चुनाव होना चाहिए। यानी जनता की भागीदारी ये देते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। सीमित मात्रा इतनी है मात्रा कि 5 साल बाद उसे क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। ये रूढ़िवादी सिद्धांत है। तो रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालों के हैं, इनका भी यही मानना है कि हर किसी के बस की बात नहीं है शासन चलाना। जो ये उच्च वर्ग वाले हैं, जो इनको ज़्यादा दिमागदार मानते हैं, ये कुलीन वर्ग है, ये क्या है, शासन सत्ता सही चला सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत। अब बात आती है तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवाद का तो नाम लेते ही किसका नाम आता है, जॉन लॉक का। हमने पढ़ा है जॉन लॉक के बारे में बड़े विस्तार से। और एक दूसरा समर्थक आता है, वो आता है जेफरसन। तो जॉन लॉक और जेफरसन। तो उदारवाद का मतलब ही क्या है, उदार सबके लिए है भाई। ये तो सब में क्या है, समानता, भाई सब लोग समान हैं। समान है तो स्वतंत्रता भी सबको होगी। यानी उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता सबको देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे, इसको ऐसे समझो भाई, सब समान हैं, सब में शासन करने की योग्यता है, सब शासन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं उच्च वर्ग हो, कुलीन वर्ग हो, या जो राजतंत्र के जो सदस्य हैं वही शासन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में क्या है, समान है, और प्रत्येक व्यक्ति क्या है, शासन कर सकता है। तो समानता के समर्थक थे, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के, और तीसरी चीज यहाँ आती है कि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, यहाँ ये प्रतिनिधित्व है, इसके भी क्या थे, ये समर्थक थे। प्रतिनिधि के, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र था उसके समर्थक। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब हो गया फिर सर्वाधिक जो लोकप्रिय सिद्धांत है, सर्वाधिक जो लोकतंत्रीय सिद्धांत है वो यही है। क्योंकि हर जगह ज़्यादातर आजकल जो लोकतंत्र में सिद्धांत चल रहे हैं, ज़्यादातर देशों में जो शासन प्रणालियाँ चल रही है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र बेस्ड क्या है, शासन प्रणालियाँ है। तो ये सर्वाधिक लोकतंत्रीय सिद्धांत है, सर्वाधिक लोकतंत्रीय सिद्धांत। ये आती है उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात। अब चौथा आता है आमूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। इसके समर्थक की बात करें तो समर्थक कौन थे, जे रूसो। तो ये विचारकों में हमने सारे देख रखे हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो भी पढ़ रखे हैं। तो रूसो देखो क्या कहता है, रूसो का नाम आया ना, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नाम आया ना। यानी रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवारा मसीहा कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवारा मसीहा। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवारा मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूसो ये कहता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपना प्रतिनिधि खुद ही है। भाई मेरे कोई समस्या है तो जितना मैं मेरे को अच्छी तरीके से जानता हूँ उतना कोई दूसरा थोड़ी जानता है। तो मैं जो मेरे प्रतिनिधि कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये तो वैसे तो
समर्थन नहीं करता है प्रतिनिधित्व का, लेकिन वैसे मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि कोई मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको थोड़ी पता होगा कि मेरे क्या समस्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति खुद ज़्यादा समझदार है, वो अपनी इच्छा है वो ज़्यादा व्यक्त कर पाएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये दे रहा है, इसका मतलब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या करता है, विरोध करता है। तो सबसे पहली बात तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक, और यहां लिख देते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का और मिसिया मतलब समर्थक हो गया इसका। और दूसरी चीज इसका विरोधी हो गया, यानी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसका क्या करता है, ये विरोध करता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोध। वो ये कहता है कि प्रतिनिधि बना दिया, फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा, सारी बातें जनता की थोड़ी सुनेगा। तो ये आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की सीधी भागीदारी होती है प्रत्यक्ष। जैसे मान लो कोई कानून बना रही है तो जनता से राय ली जाती है। तो ये क्या छोटे देशों में क्या है संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड में चल रहा है अभी, लेकिन बाकी अब जैसे भारत जैसे देशों में जहाँ 130 करोड़ आबादी है, वहाँ अगर कोई कानून बनाने होंगे, जनता की राय लेनी होगी, तो ये संभव नहीं है। तो वहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो वैसे अगर बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वास्तव में बहुत बढ़िया है, लोकतंत्र का एक बहुत बढ़िया रूप है, लेकिन अव्यवहारिक है। यानी इसको हम अपने जो ये कहें कि भारत में लागू कर दें, अमेरिका में लागू कर दें, वहाँ संभव नहीं है। तो ये जो 4 सिद्धांत थे वो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत थे। ये वीडियो हमने पहले देख रखा था, लेकिन उसमें ये दोबारा से इसको बनाया है क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे मैंने कल बताई थी बात। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।